नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। आपने सजीव और निर्जीव के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस चैप्टर में हम सजीव वस्तुओं के बारे में, सजीव चीज़ों के बारे में, इंसान जो भी हैं ये सब सजीव, उनके बारे में, उनकी क्या विशेषताएं हैं और वे कहाँ रहते हैं, आवास का मतलब है कहाँ रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो। छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वह ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया। पर्वतारोहण मतलब कि चढ़े उस पे, जहाँ बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे, मतलब कि अलग थे। उन्होंने मैदान में नहीं देखे, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, पहाड़ों में अलग है, धरती पे जो समतल जगह है उस पे, और जो उबड़ खाबड़ है, मतलब हर जगह आपको अलग अलग प्रकार के वृक्ष भी मिलेंगे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊँट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पूरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क, तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी कि सजीव वस्तुएं थे। जीव थे मतलब पेड़ पौधे क्या किस में आते हैं, वो भी सजीव में आते हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हो, मतलब कि हर जगह आपको कोई ना कोई जीव जरूर मिलेगा। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। देखो आप देख रहे हो ना चित्र, सजीवों के लिए इसमें दिखा रखा है कि जो पेड़ पौधे हैं, भेड़ है, गाय है। 9.1 सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी, वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थी, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधे की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? क्रियाकलाप 1। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुएं, जंतु एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए, मतलब वार्तालाप, बातें कीजिए, तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। और आजकल तो गूगल से भी बहुत जानकारी मिलती है, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप में इच्छा है तो। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो।
संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। तो अलग अलग जगह जाओगे तो आपको अलग अलग चीज़ें ही मिलेंगी ना देखने को। 9.1 अब ये इन्होंने सारणी दे रखी है ना। 9.1 विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तु। तो इसके वन में आपने क्या देखा, पर्वतीय क्षेत्र में क्या देखा, मरुस्थल में क्या देखा, समुद्र में क्या देखा और अन्य स्थानों पर आपने क्या देखा। चलो हम पढ़ते हैं 9.2 आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को आप ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारा पानी होता है ना उसमें में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु का उपयोग करते हैं। जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसे लेते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जो वायु में उपलब्ध है ऑक्सीजन वो लेते हैं, तो जीव जंतु भी वही लेते हैं जो जमीन पे रहते हैं। ऊंट एवं उनका परिवेश दिख रहा है ना। अगर किसी ने ऊंट ना देखा हो, वैसे तो लगभग सभी ने देखा होगा। ये रहा ना ऊंट। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। अब हमने मरुस्थल से ऊंट लिया और समुद्र से मछली। अब हम इसका परीक्षण करेंगे। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। मतलब ऊंट को इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से उसकी शारीरिक संरचना है कि वह मरुस्थल में रह सकता है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब कि वह बहुत कम सुसु करते हैं तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना यानी स्वेद भी नहीं आता। अब उन्हें पसीना आएगा तो सारा पानी निकल जाएगा और मरुस्थल में क्या होता है, पानी बहुत कम होता है। फिर उन्हें जल्दी जल्दी पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उनको पसीना भी नहीं आता। क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वह अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया, ये दिखे ना एक्वेरियम में। परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, मतलब उसमें घूमने फिरने में। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चट्टी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने की सहायक होती है। मतलब जो जहाँ पे रहता है जीव, उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि वे वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। बहुत प्रकार के, परंतु हमने सिर्फ 2 में ही कंपैरिजन करा। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। मतलब कि वह उसके
अनुकूल बना हुआ है। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर हमारा आवास है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान यानी कि घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के ही कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे हम जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं, मतलब अंतर है। यह सभी जलीय आवास के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है, मतलब कि जिनमें जीवन है वो जैव घटक है और जिनमें जीवन नहीं है, निर्जीव है, वो अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। मतलब कि अब बीज से वह पौधा बन रहा है। पौधा तो सजीव है, परंतु जब उसे जरूरत जिन जिन चीज़ों की पड़ रही है वो क्या है, अजैव है, निर्जीव है। उनकी क्या भूमिका रही, उनको और ज़्यादा विकसित करने में, किसको, बीज से पौधा बनने में और पौधे से पेड़ बनने में। अब ये पढ़ते हैं ना, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। ये परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। मतलब एक व्यक्ति किसी परिवेश में रहने के लिए हजारों वर्षों में हुआ, परंतु जैसे हम कभी एक गर्म स्थान पर जाते हैं ठंडे स्थान से, तो हमें थोड़े दिन दिक्कत आती है, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर उसी के अनुकूलित हो जाता है। जैसे हम किसी फिर गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर जाते हैं, शुरू शुरू में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, परंतु 1-2 दिन बाद सब कुछ ठीक होता है और सब कुछ सही लगने लगता है, हम उसके अनुकूल हो जाते हैं। क्रियाकलाप 2, अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। अंकुरन का हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दे। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? अब आपने इतने सारे परीक्षण करे तो आपको सब में अंतर दिखाई देगा और इसे करके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है तो। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में ये अजैव कारक सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, ये सभी जरूरी है।
हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यह अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वह जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। 9.3 विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ स्थलीय आवास। अब हमने आवासों को देखा तो कुछ स्थलीय की मतलब जो जमीन पर है। मरुस्थल, मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है ना, ये बिल बना रखे हैं इन्होंने। और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। ये देखो यहाँ पे नागफनी, इस तरीके के ये पौधे कहाँ पर होते हैं? मरुस्थल में होते हैं। ठीक है, यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है? क्रियाकलाप 3, गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 की क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे में देखा था ना, वाष्पोत्सर्जन के लिए का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है तथा एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, मतलब कि स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे? ये देखो, ये पर्वत के वृक्ष होते हैं। तो आप सर्च करेंगे, आपको मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के वृक्ष दिखेंगे। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर सर्च कीजिएगा कि कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग वृक्ष होते हैं। धन्यवाद। इसका हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।